हर एक का हम रिकॉर्डिंग देंगे। मेरे पास जो है गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको हम आईडी पासवर्ड दे देंगे। तो हर एक का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जितना भी बार भी चाहे आप तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मटेरियल इसी में रहेगा, तो सब कुछ रहेगा। तो आरबीआई आपको दो एक्ट के अंडर बैंकों को रेगुलेट करती है। एक तो आरबीआई एक्ट है 1934 और दूसरा आपका बीआर एक्ट 1949। इसके अंडर आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है। जो बैंक का डिफिनीशन आता है वो आपको बीआर एक्ट के अंडर आता है। यहाँ पे आपका बैंक का डिफिनीशन आता है। बैंक का क्या डिफिनीशन आता है कि अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। कि बैंक जो है एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में केवल आपको फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलता है। जो अदर कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई ना कोई आपका फिजिकल प्रोडक्ट बनाती है, फिजिकल गुड्स बनाती है और उसको मार्केट में सेल करती है और वहां से प्रॉफिट उसको मिलता है। लेकिन बैंक जो है इसके पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। बैंक के पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और इसी को मार्केट में वो सेल करती है और यहां से उसको प्रॉफिट मिलता है। तो बैंक को ये काम करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है। आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर डिफिनेशन दी है कि अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी है कि ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है, सेल करती है, इसके लिए उसको पैसा कस्टमर से ही मिलता है। तो एक तरफ जो है बैंक है, बीच में बैंक है और जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी है, जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी है, ये बैंक को डिपॉजिट करते हैं। एक वर्ड आता है डिपॉजिट। अब आम जनता के लिए ये वो जमा करते हैं, लेकिन एज ए बैंकर आप डिपॉजिट बोलेंगे, क्योंकि मान लेते हैं कैसे ये डिपॉजिट अदर्स वर्ड से डिफरेंट है। बैंक में डिपॉजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? और आरबीआई का डिफिनेशन देखिएगा तो वहां पर भी डिपॉजिट ऑफ मनी लिखा है। मान लेते हैं कोई एक फ्रेंड है F1 जो F2 को ऐसे पैसा देता है, मान लेते हैं 1000 रुपया देता है, तो इसको हम लोग डिपॉजिट ऑफ मनी नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर बैंक के पास जब आप पैसा देंगे तो पार्टिकुलर ये अकाउंट में जाएगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट जाए, चाहे करेंट अकाउंट जाए, चाहे जहां भी जाए, तो पार्टिकुलर अकाउंट में जाएगा। इसलिए डिपॉजिट का इंपॉर्टेंस है। तो जिनके पास जो सरप्लस ऑफ मनी होता है वो बैंक को डिपॉजिट के रूप में पैसा देते हैं और जिनके पास डिफिसिट ऑफ मनी होता है, डिफिसिट ऑफ मनी होता है, ये लोन के रूप में पैसा बैंक से लेते हैं। तो बैंक को पैसा लेती है, डिपॉजिट लेती है, तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होता है और जो लोन लेता है बोरोवर उसको कुछ इंटरेस्ट बैंक को देना होता है। तो यहीं से बैंक को प्रॉफिट मिलता है और डिपॉजिटर को पैसा देती है। मतलब लोन से पैसा आया, डिपॉजिटर को पैसा, ये कुछ इंटरेस्ट करके दी। एफडी आरडी पे, सेविंग अकाउंट पे आपका कितना है? लगभग 2.5% से 3% है। अलग अलग बैंक का अलग अलग है, करेंट अकाउंट पे नहीं मिलता है। तो बैंक का अर्निंग यहाँ से ज्यादा होता है। लेकिन एक चीज और है जो बैंक करती है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। इसी पे आज हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करती है? तो ये मार्केट में करती है। अगेन मार्केट से हम लोग क्या समझते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है, या बैंक करे या कोई भी करे, ये दो जगह कर सकता है। या तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में कर सकता है जहां पे फिक्स्ड आरओआई मिले, या फिर मार्केट में कर सकता है। अब स्पेशली मान लेते हैं कोई बैंक का कस्टमर है, अगर वो बैंक के पास इन्वेस्टमेंट करता है एफडी आरडी में, तो उसको क्या मिलेगा? फिक्स आरओआई मिलेगा।
या फिर पारा बैंकिंग में ही करता है। जैसे कि बैंक का एक तो आपको सरप्लस ऑफ मनी हो गया, जो बैंक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीटीएल कहते हैं। एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसमें आपका एनडीटीएल में दो चीज आता है, एक डीएल आ जाता है और दूसरा टीएल आ जाता है। डिमांड लायबिलिटी में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट आ जाता है, एंड टाइम लायबिलिटी में एफडी आरडी टाइप का डिपॉजिट आ जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टर्म के लिए कमिटमेंट होता है। अलग बात है कि वो बीच में अगर ब्रेक करना चाहे तो करता है, पेनल्टी बैंक लगाती है, ठीक है ना। अच्छा, एक तीसरा भी चीज है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। वो ये वाला डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, पहले इसके पहले ये बैंक का डेफिनेशन कंप्लीट कर ले। एक तीसरा भी चीज है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट है, इसको हम लोग पारा बैंकिंग भी कहते हैं, पारा बैंकिंग कहिए, और साथ में हम लोग इसको क्रॉस सेलिंग भी बोलते हैं। ये सभी एक ही नाम है, अलग अलग, एक ही चीज को कहते हैं, अलग अलग नाम है बट एक ही चीज है। बैंक ये कमीशन बेसिस पे करती है, एज ए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में करती है, कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में करती है। मतलब इसका पैसा बैंक के पास नहीं जाता है, ठीक है ना। इसका जो पैसा है, ये बैंक के पास जो फंड एकुमुलेट होता है एनडीटीएल से, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या है पारा बैंकिंग, क्रॉस सेलिंग एंड थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट? तो जो भी आपका इंश्योरेंस का आप डीलिंग करते हैं, जो भी आप म्यूचुअल फंड का डीलिंग करते हैं, ठीक है ना, सुकन्या समृद्धि योजना है, पीपीएफ है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, पीपीएफ है, अटल पेंशन योजना है, ईटीसी कर दे रहा है, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट है, इसका पैसा आपके पास नहीं जाता है, ये रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को चला जाता है और वहां से आपको कमीशन के रूप में आता है, तो वो आप फंड के रूप में ऐड कर सकते हैं, वो फंड के रूप में आप ऐड कर सकते हैं, बट ये डायरेक्टली फंड के रूप में ऐड नहीं होते। तो इसीलिए पूरे सीआईबी में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बैंकिंग जो बिजनेस है, हम लोग एक्चुअली बैंकिंग बिजनेस को पढ़ेंगे, बैंकिंग बिजनेस को पढ़ेंगे, बस इसी को पढ़ेंगे कि बैंक जो बिजनेस करती है उसमें ये नहीं आता, ये तो एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो बैंकिंग बिजनेस में क्या क्या होता है उसी का हम लोग, चाहे आपका उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, चाहे उसका आप आप क्रिएटिविटी निकालिए, आप उसका आप रिस्क मैनेजमेंट निकालिए, ट्रेजरी मैनेजमेंट निकालिए, जो भी कीजिए, एचआरएम निकालिए, सब कुछ इसी का पढ़ेंगे, ठीक है। इसको केवल जानेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, अभी हम मार्केट को पढ़ा रहे थे, आप पूछिए, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछिए। मिथिलेश जी बोलिए। क्या है सर, आजकल बैंकिंग में तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। हाँ, तो देखिए ना क्या हुआ, अब उसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो प्रेशर रहता हम्म। है तो देखिए क्या हुआ कि एनपीए बैंक के पास इतना ज्यादा आ गया, तो 2000 के बाद सब लोग डिस्कशन किए, डिसीजन लिए, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब डिसीजन डिसीजन लिया कि हम लोग को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट करना है। उस समय इतना लोग सोचे नहीं थे, लेकिन इंश्योरेंस के बिजनेस में या दूसरे बिजनेस में जो कमीशन मिलता है ना, ये लालच बढ़ा दिया मैनेजमेंट को, और इसी लालच के अभी चलते तो सर अभी तो निर्मला सीतारमण सर पीछे पड़ गई है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के पीछे एकदम पड़ गई है। मैंने यही लालच, वो बोल रही है कि चाहे जो लोग भी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इधर से पैसा आपका जो है ना प्योर मनी मिल रहा है, मतलब ये विदाउट रिस्क मिल रहा है, बात समझ रहे हैं ना। बाकी सब जो आप काम करेंगे, जो बैंकिंग बिजनेस करेंगे, इसमें ढेर सारा रिस्क है, जो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा रिस्क है। ये थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट में कोई रिस्क ही नहीं है, आपको रिस्क नहीं है, एटलीस्ट आपको केवल सेल कर देना है। बाकी जो इंश्योरेंस वाला है कंपनी वो समझे, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो समझे, कोई पीपीएफ वाला है, हम समझ रहे हैं ना, वो सब समझे, आपको जिसको केवल। आप सेल करेंगे सर, वो कस्टमर तो आपका ही है, आपके पास ही आता है। और नहीं, हाँ, बैंक को झंझट है, लेकिन अब बहुत बहुत हेडेक है उसको लेकर। झंझट है, ठीक है ना, एज ए कस्टमर आपको झेलना पड़ता है, लेकिन इसका कोई क्या उपाय है, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कितना भी इस पे हम लोग डिस्कशन करें, कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं। देखिए, हालांकि कुछ लोग आवाज भी उठाए हैं, कुछ लोग आवाज भी उठाए थे कि क्रॉस सेलिंग इन लोग को नहीं मिलना चाहिए, इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं मिलना चाहिए, जो प्योर बैंकिंग बैंक करती थी वो क्यों नहीं दे रहे हैं सारे बैंक तो सर एडॉप्ट कर रखा है इंश्योरेंस कंपनीज को। आप?
आप हाँ देख हाँ। लीजिए, आईसीआईसीआई वो अलग प्रूडेंशियल लेके बैठा है, एसबीआई एसबीआई लाइफ लेके बैठा है, पीएनबी मेट लाइफ लेके बैठा है। अब देखिए क्या हुआ कि 1991 के बाद मार्केट ओपन हुआ, एलपीजी आया, ये अभी यही अभी डिस्कस कर रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया। अब इसने क्या किया, पहले जो एलआईसी केवल लाइफ इंश्योरेंस करती थी, और चार जो जीआईसी थी वो आपको जनरल, अपने चार सब्सिडी के साथ जनरल इंश्योरेंस करती थी। मतलब ये सब पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, ये सब करती थी। अब मार्केट जब ओपन हुआ, और जब आईआरडीए कब आया है, आईआरडीए उसके पहले था ही नहीं। आईआरडीए तो आपको 1998 1999 में आया है, ओ। समझे। आईआरडीए जो है कब आया है, आप देखेंगे कि आईआरडीए कब आया है। आईआरडीए को इसीलिए लेकर आया गया, आई आर, ये देखिए 99 में द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीए वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। इसको इसलिए लेकर आया गया था कि अब इंश्योरेंस को प्राइवेट बनाना है। और जिस समय आईआरडीए आई थी और प्राइवेट बनाया गया था, आप यकीन मानिए उस समय का सिचुएशन आज का सिचुएशन देखिए कैसे हुआ है। कि उसके पहले आपका 100% गवर्नमेंट का शेयर था, 100% ये गवर्नमेंट का शेयर था, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से जी। इसने आपको एफडीआई लेकर आना शुरू किया। तो ये बोली कि एफडीआई जो है गवर्नमेंट का शेयर शेयर जो है 76% रहेगा, एंड एफडीआई जो है वो 24% रहेगा, 24%। 24% है। ये शुरू का बात है, मतलब 2000 की बात है। उस समय एकदम धीरे धीरे इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में देखे कि क्या होता है, बट उसके बाद से जो है ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये 49% आ गया, ये 51%, ठीक है ना। बीजेपी गवर्नमेंट में ये ज्यादा जो है एफडीआई आया है। उसके बाद से ये 76% हो गया, और ये 24% हो गया। और अभी हाल फिलहाल में कहा गया कि 100% भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई इंश्योरेंस कंपनी आके अपना बिजनेस कर सकता है। हम्म। हाँ, तो ये स्थिति है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो करती है, बाकी के एम्प्लॉय लोग उसको फॉलो करते हैं। अब यूनियन कितना अच्छा है हम क्या बोलें, छोड़िए ये सब चीज को। हम लोग सिर्फ ध्यान देते हैं सीआईजी के सिलेबस पे जी कि हाँ, क्या बिल्कुल सर, थोड़ा डिस्कशन होना जरूरी था। सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि आज के डेट में और पहले के डेट में क्या डिफरेंस है। एक अच्छा ये दिखला दे, बैंक का ये डिफिनीशन हमने एक डायग्राम बना कर रखा है। ये एक छोटा सा हमने डायग्राम बना के रखा है दिखलाने के लिए, बैंक का प्रॉपर डिफिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एनडीटीएल बोलते हैं। एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब ये पोर्शन लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी के पार्ट में नहीं आता है। इसको हम लोग पारा बैंकिंग कहते हैं, और ये लायबिलिटी वाला पार्ट में नहीं आता है। बस इसको आज ही भर हम लोग देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे। जहां जरूरत पड़ेगा देखेंगे, मतलब ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी है वो बैंक में डिपॉजिट डिपॉजिट देते हैं, जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी है। एंड जिनके पास डिफिसिट ऑफ मनी है वो लोन के रूप में पैसा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो है क्रेडिट रिस्क, ये आप लोग जानते ही होंगे। आगे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। क्रेडिट रिस्क मतलब लोन को एनपीए में जाने का जो खतरा है। अगेन दिस इज टेक्निकली नोन एज क्रेडिट रिस्क। इसीलिए बैंक के पास जो एनडीटीएल से 100% जो पैसा आता है, इस पैसा को ये 100% लोन को नहीं देती है, कुछ पार्ट ये इन्वेस्टमेंट करती है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, तो ये इन्वेस्टमेंट मार्केट को करती है। तो 1991 के बाद मार्केट का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। आज हम लोग मार्केट को देखेंगे कि एक्चुअली हम किस मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। करते हैं ये, तो यहां से भी बैंक को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है।
यहाँ से बैंक को प्रॉफिट मिलता है और यहाँ से जो आरवाई मिलता है ये भी बैंक का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, आपका हम ये मोबाइल को, माइक्रोफोन को कर रहे हैं मिथिलेश जी। जब भी आप लोग को कुछ पूछना हो तो आप ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मान लीजिए कि आप रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आवाज आएगा तो मैं भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे। तो लोन एंड इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं, एसेट वाला पार्ट है। और इसको जो मैनेज करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी, ALM, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। इसका डिस्कशन आपको आगे मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट में करती है, तो इंडिया में बहुत अलग अलग तरह का मार्केट है, जैसे मनी मार्केट है, जैसे कैपिटल मार्केट है। ऐसा नहीं कि आपको अंदाजा नहीं होगा, आपके पास भी इसका इंफॉर्मेशन नॉलेज होगा। फॉरेक्स मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है और यहाँ से उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपका बैंक का प्रॉपर डिफिनेशन है। तो हमने जो क्वेश्चन जो पूछा था कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ बैंक मेन फंक्शन ऑफ बैंक क्या है, तो जो एक्सेप्ट मनी लिखा है यहाँ पे थोड़ा सा डिपॉजिट ऑफ मनी होनी चाहिए, डिपॉजिट ऑफ मनी। अगर डिपॉजिट वर्ड नहीं है तो इसका मतलब बैंक के डिफिनेशन में आपको नहीं आएगा। आप 1949 जो डिफिनेशन है इसमें भी आप देखिएगा, बैंक डिफिनेशन बाय RBI, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच डिक्टेट्स RBI regulations, a bank is defined as a company that accept deposits, ठीक है ना, फ्रॉम द पब्लिक फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। यही आपका डिफिनेशन है। तो सबके लिए डिपॉजिट हो चाहे नहीं हो, एज ए बैंकर हम लोग के लिए डिपॉजिट काफी इंपॉर्टेंस है और यही डिफिनेशन आगे भी काम आने वाला है, यही डिफिनेशन आगे भी काम आने वाला है। अब इसमें दो तीन चीज आप ऐड कीजिए, इस डिफिनेशन में दो तीन चीज ऐड कीजिए, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, बी एंड सी केवल हो जाएगा। टेक्निकली आपका ए आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिपॉजिट वर्ड नहीं लिखा गया, इसलिए टेक्निकली ए नहीं होगा, बी एंड सी होगा। तो यही है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी आपको लगता है कि सब सही है, तो जो आप प्रॉपर पढ़िएगा ना तो वो मालूम चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही नहीं है। तो काफी मटेरियल वगैरह देंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए, इस डिफिनेशन में बहुत सा चीज को हम लोग ऐड करेंगे। सबसे पहला तो ये ऐड करेंगे कि बैंक क्या है, एक प्रकार का बिजनेस है। बैंक एक प्रकार की बिजनेस है और जहां भी बिजनेस वर्ड आता है ना वहां पे रिस्क होता ही होता है। तो इसी को मैनेज कर लिए बैंक के बाद, बैंक के पास रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, बट वो चार रिस्क देखते हैं जो बैंक के पास हो सकता है। सबसे पहला है आपको क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क जनरली कहाँ पे होता है, जनरली और जगह भी हो सकता है बट जनरली कहाँ पे होगा, जब आप लोन देंगे तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क होगा। समझ में आ रहा है ना, लोन को NPA में जाने का जो खतरा है वो क्रेडिट रिस्क है, तो ये आपको दूसरा आपका है लिक्विडिटी रिस्क। एक्चुअली लिक्विड का मतलब क्या होता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में लिक्विड का मतलब क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड होता है। तो बैंक के पास अगर इनफ पैसा नहीं है अपने काम को करने के लिए, चाहे वो लोन को डिसबर्समेंट करने के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे डिपोजिटर का पैसा देने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड रिस्क। लिक्विड रिस्क का मतलब हुआ कि पैसा नहीं है काम करने के लिए। अब ये आज पिछले अगर 7-8 सालों में आप एनालिसिस कीजिए तो बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसके पास लिक्विडिटी की कमी हुई है, चाहे वो यस बैंक हुआ, ठीक है ना, या फिर बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है तो लिक्विडिटी के चलते वो बंद भी हो गई है। तो लिक्विडिटी रिस्क आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिक्विडिटी को संभाल लिया बैंक ने वही बैंकिंग कर लिया, ये बोला भी जाता है। तो क्रेडिट रिस्क में कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही ना है। मान लीजिए कि आप अगर 100 लोग को लोन दीजिएगा तो हो सकता है कुछ लोन NPA में चला जाए,
बट इसका अरेंजमेंट आपको शुरू से करना है ना, कि बैंक ये इतना ना गिर जाए कि बैंक को लिक्विडिटी रिस्क का प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, ये दोनों रिस्क आपस में जुटे हुए भी हैं, कि अगर ज्यादा क्रेडिट रिस्क हो गया, मतलब ज्यादा लोन आपने दिया और उसका पैसा एनपीए में चला गया, पैसा नहीं वापस आया, तो वो असर आपको लिक्विडिटी रिस्क पे ही डालेगा। अगेन लिक्विडिटी रिस्क आपको सभी जगह से मिल सकता है, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो ये आपको मार्केट रिस्क मिल सकता है, तीसरा नंबर वाला मार्केट रिस्क मिल सकता है। डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क। बट वाट एवर, अगर रिस्क आया तो लास्टली वो किसको इम्पैक्ट करेगा, तो लिक्विडिटी रिस्क को इम्पैक्ट करेगा। तो ये आपका बीच में आता है, सबके चलते आपको लिक्विडिटी रिस्क मिलता है। अच्छा, चौथा नंबर वाला रिस्क क्या है, तो ऑपरेशनल रिस्क है। अब ये आज के डेट में ज्यादा आने लगा है, खासकर अब ये फ्रॉड वगैरह होने लगा है, बैंक एम्प्लॉय के थ्रू भी फ्रॉड होने लगा है। ठीक है, और भी अलग अलग जो है एम्प्लॉय, अभी 2-3 दिन पहले हम देख रहे थे, कल परसों में, कि एसबीआई में ही कुछ उधर राजस्थान की कोई है, वो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास वो फ्रॉड कर लिया। और उसके बाद से जो है, पढ़े थे क्या इस न्यूज को आप, आदित्य जी? फेसबुक पे ही नजर आ जाता है, आप देखिएगा। फ्रॉड हो जाता है, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन रिस्क है इंटरनल कॉज के कुछ चलते, जैसे कि इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया, या अलग अलग तरह का आपका सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये भी कुछ ऐसा ही कुछ इवेंट आ गया। इस इसकी संभावना कम है, लेकिन इंटरनल कॉज के चलते, या फिर पेनल्टी लगा, आरबीआई ने लगा दिया आपका, जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के चलते लगा दिया, कंप्लायंस के चलते लगा दिया, लॉ के चलते लगा दिया गया, तो इसके चलते अचानक से बैंक को वो पेनल्टी देना पड़ा। ठीक है, तो लास्टली ये ऑपरेशन इस किसको असर डाला, तो लिक्विडिटी रिस्क को, कि बैंक के पास पैसा वो चला गया। तो आप देखें ना कि ये सारे चीज का अपना इंपॉर्टेंस तो है ही, मार्केट रिस्क का अपना इंपॉर्टेंस है, क्रेडिट रिस्क का अपना है, लिक्विडिटी ऑपरेशन रिस्क का अपना है, बट सारा मिला जुला के असर किसको डालता है, तो लिक्विडिटी रिस्क को डालता है। तो इसीलिए लिक्विडिटी रिस्क को कहा जाता है कि अगर बैंक अपना लिक्विड मनी संभाल ली, उसके पास आज और कल के लिए पैसा है, तो बैंकिंग कर लिया। तो आज के लिए पैसा है, उसको हम लोग लिक्विड मनी कहेंगे, इसको नोट कीजिए। अच्छा, नोटबुक लेके बैठिए, प्रॉपर क्लास चलेगा। ठीक है, और आप नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर सके। तो अगर आज के लिए आपको पैसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड मनी, लिक्विड मनी। और कोई पूछे कि बैंक के पास लिक्विड मनी कितना होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए, बैंक के पास लिक्विड मनी कितना होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, कि कम से कम कितना होना चाहिए, कोई भी बोलिए। आदित्य जी, आप तो जानते होंगे, आपको पढ़ाया है अभी हाल फिलहाल में, कि बैंक के पास लिक्विड मनी कितने होना चाहिए, तो उसके कम से कम करेंट रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब ये कितना है, हिट्स तो दे ही दिए, अब ये कितना है, कम से कम होना चाहिए 1.33:1 होना चाहिए। तो आज के लिए अगर पैसा बैंक को चाहिए, तो ये कंडीशन को फुलफिल अगर जिस बैंक का हो रहा है, तो आप समझिए कि वो सुखी है, आज के डेट में काम कर रही है। कल के लिए भी पैसा चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ाएंगे आगे। सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्वेंट होना चाहिए, एक्चुअली इसको क्या हम लोग बोलते हैं, सॉल्वेंट होना चाहिए, मतलब बैंक का लॉन्ग टर्म जो एसेट है वो बढ़िया होना चाहिए। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट होता है, जैसे कि करेंट एसेट होता है, क्विक एसेट होता है, ठीक है ना, टेंजेबल होता है, इंटेंजिबल होता है, नॉन करेंट एसेट होता है, मिसलेनियस होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट होता है बैंक के पास। तो केवल फिक्स एसेट को छोड़ दिया जाए, एंड करेंट एसेट को एंड क्विक एसेट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो आ जाता है वो किस में आ जाएगा, आपको सॉल्वेंट में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको भजा सकते हैं, वो सॉल्वेंट में आपको आ जाएगा। फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट जो होता है जिस पे बैंक वर्क करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट करते हैं। तो डिस्कशन करेंगे इसको। तो आज के लिए और कल के लिए इसको जो पैसा चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी कहेंगे, एंड सॉल्वेंसी कहेंगे। तो ये बढ़िया होना चाहिए। तो ये चार चार को नोट कीजिए, और ये आपके टंग पे होना चाहिए। इसके अलावा भी दो और भी रिस्क आता है, जो अदर में आता है।
अदर में और दो रिस्क आता है, एक रेपुटेशन आता है। तो मान लेते हैं कि इतना फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो फ्रॉड के चलते तो नाम खराब हो रही है ना बैंक की। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो नाम खराब हो रहा है, तो सोचे है कि मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, मेरे अकाउंट से पैसा ना चला जाए। ठीक है, तो जो ये प्रॉब्लम हो जाएगा रेपुटेशन की, जैसे कि चंदा कोचर ऐसे ऐसे बैंक की, तो उनको पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में डाल दी, उन पे जो है एलिगेशन लगा दिया गया, तो नाम तो खराब हुआ ना, शेयर तो गिरे ना। तो यही है कि अदर रिस्क जो रेपुटेशन है एंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है? तो जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ही हाथ में होता है स्ट्रेटजी बनाना कि बैंक कैसे काम करेगी। अब उसका स्ट्रेटजी ही सही नहीं था, वो सोचे कि हम बस जो कह दिए हैं सो वही ठीक है। तो आज के डेट में ये चलता नहीं है, मनमानी नहीं चलती है। मनमानी जो है वो नहीं चल रही है, लॉन्ग टर्म में वो खराब हो सकती है। जैसे कि आपने अभी कहा कि सर वो इंश्योरेंस वाला बिजनेस सही नहीं है, तो सब कोई जान रहा है सही नहीं है, ये स्ट्रेटजी सही नहीं है, तो ऐसा ना हो कि ये बैंक को कुछ जो है ज्यादा रेपुटेशन खराब करे या बहुत कुछ करे। इसको देखना होगा कि स्ट्रेटजी सही नहीं हुई। स्ट्रेटजी के चलते ही नोकिया कंपनी डूब गई। बार बार जब हम स्ट्रेटजी रिस्क का समझाने के लिए जाते हैं, डिफिनेशन देते हैं, तो नोकिया का जरूर नाम लेते हैं कि अपने स्ट्रेटजी के चलते इतनी बड़ी कंपनी, मतलब लगभग 80% के हाथ में वाला मोबाइल नोकिया था, 80 से 90% के हाथ में नोकिया या मोटरोला, और इतनी बड़ी कंपनी डूब गई। सिर्फ स्ट्रेटजी क्या था कि हम जो है एंड्रॉयड नई प्लेटफॉर्म अपनाएंगे, एंड्रॉयड ओपन प्लेटफॉर्म था, इसने इस बात को समझा ही नहीं। हम सिम्बियन वर्जन पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करेंगे। अब सिम्बियन वर्जन इतना टेक्निकल है कि वो जो आम जनता है उसको अच्छा नहीं लगा, और यूजर फ्रेंडली आपका एंड्रॉयड, तो बस हो गया, नोकिया इतनी बड़ी कंपनी जो है उसका खराब हो गया। तो वही क्या है कि स्ट्रेटजी रिस्क ये हर समय नहीं आता है, लेकिन अगर जब आता है तो वही सुनामी लेके आता है। अगेन ये किस पे असर डालेगा? तो लिक्विडिटी रिस्क पे असर डालेगा। तो मिला जुला के जो तबाह होता है वो आपका लिक्विडिटी ही समाप्त होता है। तो एक चीज और नोट कीजिए, 4 रिस्क हो गया, इसको अभी हम रिस्क को डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम ये बता दें कि बैंक के पास 2 बुक होते हैं। एक आपका बैंकिंग बुक होता है, तो जो बैंक का ये एनडीटीएल है, एनडीटीएल, ठीक है ना, एंड लोन वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग बुक। बैंकिंग बुक एंड बैंक जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, जिसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, दिस इज नोन एज ट्रेडिंग बुक। एक आपका बैंकिंग बुक, दूसरा ट्रेडिंग बुक। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन बैलेंस शीट आइटम। ऑन बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट क्या होता है तो आपको पढ़ना भी है। डीएफएम के मॉडल डी आपका बैलेंस शीट ही है। तो इसमें बैलेंस शीट में आपका एक तरफ आपका लायबिलिटी वाला पार्ट होता है लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड आपका एसेट वाला पार्ट होता है। तो जितना भी लायबिलिटी है बैंक का वो सब लेफ्ट साइड होगा, जैसे कि डिपॉजिट ऑफ मनी, आरडी, एफडी, ठीक है ना, ये सब लायबिलिटी पार्ट है, तो ये इधर आपका नोट डाउन होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी कस्टमर पैसा मांगे तो उसको देना है। और एसेट वाला पार्ट जो होगा, लोन है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ये होगा। या और भी बैंक का फिक्स एसेट है तो वो भी एसेट साइड होगा, ठीक है ना। जितना भी टाइप्स ऑफ हमने एसेट का नाम लिया, 7 टाइप्स ऑफ एसेट, वो सारा इधर होगा। तो दोनों का आपका एड बराबर होना चाहिए। राइट, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है, बैलेंस शीट का यही स्ट्रक्चर है, ये आप जानते होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन बैलेंस शीट आइटम। मतलब बैलेंस शीट में जो जो चीज है उसको हम लोग ऑन बैलेंस शीट आइटम कहेंगे। अब एक दूसरा होता है आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब बैलेंस शीट पे अभी नहीं है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है ना, उसका इंपॉर्टेंस है क्या, कि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम में आपका एक वर्ड गारंटी होता है, एक गारंटी है, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट है, और भी चीज है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो है गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये केवल कमिटमेंट है।
बैंक ने केवल कैश फ्लो अभी तक नहीं किया है। यहाँ पे कैश कैश फ्लो नहीं हुआ है। देखिए, जब तक कैश फ्लो नहीं हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैश फ्लो यहाँ पे नहीं हुआ है। बैंक के हाथ में पैसा भी है, कैश फ्लो नहीं किया है। बैंक के हाथ से निकल जाएगा पैसा तब प्रॉब्लम। जब तक कैश फ्लो नहीं हुआ है तब तक वो क्या है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। और जिस जिस दिन कैश फ्लो हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, ये ऑफ जो हो जाएगा ऑन बैलेंस शीट आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बैलेंस शीट पे आ जाएगा। तो अगेन वही है कि बैंक ने कमिटमेंट किया था अपने कस्टमर को, एक्चुअली अपने कस्टमर के बिहाफ में कमिटमेंट किया था कि अगर मेरा कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा तो हम आपको पैसा देंगे जब आप मांगेंगे। आप इसको मशीन दे दीजिए या वाट एवर, जिसको हम लोग बैंक गारंटी कहते हैं। लेकिन बैंक ने तो अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया। अब रिकवरी की टाइम आया तो उसने वो डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्टर हो गया, तो बैंक को प्रॉब्लम हो गया। तो यही चीज आपका लेटर ऑफ क्रेडिट पे भी है, इंटरनेशनल बिजनेस में भी यही चीज अगर है। और सभी बहुत सा चीज है, ठीक है ना। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपको मालूम ही है कितना बार बवाल हुआ था। और भी बहुत सा चीज है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो अगेन असर किस किस पे डालेगा, तो लिक्विडिटी रिस्क पे। ये आपका सेंटर में है, लिक्विडिटी रिस्क क्या है, सेंटर में है कि कुछ भी हो, लास्टली वहां पे मार्केट रिस्क नहीं हो सकता है भी है, नहीं भी हो सकता है, क्रेडिट रिस्क हो सकता है, मतलब कोई हो चाहे नहीं हो, असर जो है आपका बीच में सेंटर में आपका लिक्विडिटी रिस्क है। मिला जुला के असर इसी पे पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना लिक्विडिटी रिस्क को ही देखते हैं। मनी जी क्या हाल है? चलिए, बढ़िया सर। बढ़िया है। ठीक है, आपसे फिर बात करते हैं। जी जी। हाँ, ठीक है। तो ये आपका लिक्विडिटी रिस्क हुआ कि मिला जुला के असर जो है उसी पे आने वाला है, लिक्विडिटी रिस्क पे। क्या है लिक्विडिटी रिस्क, मतलब और क्या क्या कैसे कितने तरीका से लिक्विडिटी रिस्क आता है। तो ये आपका बहुत सारे लिक्विडिटी रिस्क का ये कॉज दिया हुआ है कि ये अलग अलग कॉज है और अलग अलग नाम है, इसके चलते लिक्विडिटी रिस्क आपको आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सा चीज है, ये कुछ है, ठीक है ना। ये क्या गलत हो गया, 6 हो गया। तो फंडिंग के चलते, फंडिंग के चलते मतलब बैंक को जो पैसा मिल रहा था कहीं से, फंडिंग जैसे कि आप खाता करते हैं ना, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो यहाँ से बैंक को क्या मिलता है, फंड मिलता है। और ये फंड एक तरह से बैंक का मुफ्त का होता है, ठीक है ना। करेंट अकाउंट में तो बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है और सेविंग अकाउंट में भी कम देती है, एक तरीका से ये है। तो बढ़िया से अगर फंडिंग बैंक के पास नहीं हुआ, चाहे जिस कारण से भी, तो एक्चुअली असर किस पे डालेगा, लिक्विडिटी रिस्क पे असर डालेगा, पता है। और अगर वो फंडिंग टाइमली नहीं हुआ तो, अभी टाइमली फंडिंग तो एक तो कैसा से हो सकता है, और दूसरा तो है आपका जैसे कि मान लें कि आपने एनडीटीएल लिया और उसको अपने पास तो नहीं रखिएगा ना। एनडीटीएल को आप क्या कीजिएगा, लोन दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब यहाँ से ऑन टाइम पैसा आपको नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, समय से पैसा नहीं मिला तो टाइम रिस्क हो जाएगा। तो आपको मान लीजिए कि अगर किसी डिपॉजिटर को पैसा देना हो तो आप कहीं से लोन लीजिएगा, कहीं से कुछ कीजिएगा, आप पैसा दीजिएगा, अरेंजमेंट कीजिएगा, पैसा दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ वो पैसा मिलेगा। तो ऑन टाइम पैसा नहीं मिलेगा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिस्क हो जाएगा। तो यही है, ऑन टाइम पैसा नहीं मिले तो आपको लिक्विडिटी रिस्क, फंडिंग रिस्क, कॉल रिस्क। अभी जो हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ या फिर जो गारंटी हुआ, ये केवल कमिटमेंट है। बट अगर आपने प्रॉमिस के बाद आपने क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, एक वर्ड आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने पैसा दे दिया, फंडिंग कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आपने जिसके बिहाफ में फंडिंग किया था वही पैसा आपको नहीं दे रहा है, रिकवरी नहीं हो रहा है, तो ये आपका कॉल रिस्क हो गया। तो लास्टली तो ये लिक्विडिटी रिस्क पे ही असर डाला ना। इसके बाद से है गैप मिसमैच रिस्क एंड बेसिस रिस्क। तो ये दोनों रिस्क एक ही जैसा है।
तो सबसे पहले एक चीज और डिस्कस कर ले कि जितना भी रिस्क है ये 2 लेवल पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है ना? जितना भी आपका रिस्क है बैंक में, जितना भी रिस्क है, ये 2 लेवल पे डिस्कस किया जाता है। एक इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल जिसको हम लोग ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन। एंड दूसरा आपका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो लेवल पे। इसको समझ लीजिए कि इंडिविजुअल लेवल पे मतलब हमने अलग अलग कस्टमर से क्या डील किया है, हम मेरे पास अलग अलग कस्टमर कितना एफडी दिया है, कितना आरडी दिया, अलग अलग कस्टमर से हमने हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ये इंडिविजुअल लेवल हुआ। बट उसका इम्पैक्ट जो होता है ओवरऑल किस पे होता है? पोर्टफोलियो लेवल पे होता है। कि जैसे कि मान लेते हैं कि बैंक ने अगर मान लेते हैं कि होम लोन का पोर्टफोलियो बनाया, तो ये तो होगा ना कि मान लें कि होम लोन का पोर्टफोलियो बनाया कि इस बार जो है वो 1,000 करोड़ रुपया हमको होम लोन में देना है। तो ये बैंक का पोर्टफोलियो होम लोन का हुआ। अब ये 1,000 करोड़ रुपया तो एक आदमी को देगा नहीं, ये रिटेल के लिए एक्चुअली बनाया बैंक ने। तो ये तो एक आदमी को मिलेगा नहीं, ये तो कई आदमी को मिलेगा ना। B1 बॉर्बर को मिलेगा, B2 बॉर्बर, BN बॉर्बर को मिलेगा ये 1,000 करोड़ रुपया। तो जो अलग अलग B1 B2 B3 B4 ये सब क्या है? इंडिविजुअल लेवल है। और इसमें से हो सकता है कि कुछ बॉर्बर पैसा ना दे, मान लेते हैं कि इसमें से जो है 2% पैसा नहीं दे जो एनपीए में कन्वर्ट हुआ। तो इंडिविजुअल वाला को हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ आप लोग को पैसा नहीं मिला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन लेवल। एंड ओवरऑल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो लेवल पे हो जाएगा। इसका जो 2% का जो असर हुआ, ये एक्चुअली ये 1,000 करोड़ पे 2% बैंक को नहीं मिला। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो लेवल ऑफ रिस्क। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज है कि ये जब हम लोग इंडिविजुअल को मिसमैच, अब मिसमैच क्या होता है? तो एक्चुअली बैंक का डिफिनेशन होता है। देखिए कुछ भी चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई भी चैप्टर किधर भी, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, जो सबसे पहला लाइन होगा वो बैंक का डिफिनेशन होगा, क्योंकि सारा चीज उसी पर बेस्ड है। किधर भी चले जाइए, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का फर्स्ट लाइन बैंक का डिफिनेशन, या बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। पहला लाइन यही है, ठीक है ना? लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो जो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसको आगे फॉरवर्ड करती है, लोन दी या इन्वेस्टमेंट की, और वहां से जो पैसा आता है उसी को फिर डिपॉजिटर को पे बैक करती है। तो इसमें क्या होगा? मैचिंग होनी चाहिए कि डिपॉजिटर का टाइमिंग जो होना चाहिए और इसका जो टाइमिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मैचिंग होना चाहिए। कि अगर मैचिंग, यहाँ से पैसा आएगा तभी तो देगी। अब पैसा आया ही नहीं और डिपॉजिटर तैयार है तो कहाँ से देगी? तो मिसमैच हो गया ना। तो यही आपको मिसमैच लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड मिसमैच। कि मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो गैप है वो इतना सफिशियंट होना चाहिए कि पैसा आके रखा हुआ है, अब उसको हम देने जब मांगेगा तो दे देंगे। अब फिर से रिन्यू वगैरह कराएगा तो अलग बात है, लेकिन अभी उसको दे देंगे। मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो इंडिविजुअल में अगर मिसमैच होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैप मिसमैच रिस्क इंडिविजुअल में। बट एज ए पोर्टफोलियो में मिसमैच होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिस रिस्क। बेसिस पॉइंट वहां पे आता है जहां पे एग्जैक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं कि बेसिस जो पॉइंट होता है, बेसिस पॉइंट जो होता है, ये ऑलवेज कैलकुलेट किस पे होता है? बोलिए। जो उस दिन का जो पैसा है, उस दिन का जो पैसा है उस पे हम लोग बेसिस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। अब जनरली हम लोग हर एक अमाउंट को 100% मान के कैलकुलेट करते हैं जनरली। लेकिन अगर ये अमाउंट ही वेरिएबल हो तो क्या करेंगे? तो इसीलिए बेसिस पॉइंट का इन्वेशन हुआ कि 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1%। ये ऐसा डिफिनेशन दिया गया, ठीक है ना? 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1%। अब जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में एनडीटीएल को कैलकुलेट करते हैं कि इसका कुछ परसेंट जो सीआरआर के पास जाएगा, तो ये भी बेसिस पॉइंट पे होता है। या फिर रेपो रेट रख लीजिए, तो आरबीआई क्या बोलती है कि वी आर इंक्रीजिंग 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट, या वी आर डिक्रीजिंग, ठीक है ना, 25 बेसिस पॉइंट सीआरआर, ऐसा वो बोलती है। तो एक्चुअली आपको अगर 0.5% अगर करना होता है तो आप क्या बोलते हैं?
0.5% अगर इंक्रीज डिक्रीज करना होता है तो आप 50 करते हैं। तो ये जो 50 बेसिस पॉइंट है वो किस पे काउंट होगा? पोर्टफोलियो पे काउंट होगा। पोर्टफोलियो पे काउंट होगा, समझ में आ रहा है ना? ये पोर्टफोलियो पे काउंट होगा। और पोर्टफोलियो क्या है? तो वेरिएबल है, वो भी फिक्स नहीं है, एक अमाउंट नहीं है। तो इसीलिए कि जो बैंक का जो एनडीटीएल है या बैंक का जो लोन वाला पार्ट है, जो मिसमैचिंग यहाँ पे होता है, ये भी तो वेरिएबल है ना। प्रत्येक दिन का अलग अलग हिसाब किताब होता है, प्रत्येक दिन लोन देती है बैंक, प्रत्येक दिन इन्वेस्टमेंट करती है, एवरी डे, ठीक है ना? तो फिर कैसे वो तालमेल होगा? करना है, और नहीं हो पा रहा है तो क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा। तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस रिस्क। कि बेसिस में तो दिक्कत नहीं है ना, तो यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि गैप मिसमैच रिस्क एंड बेसिस रिस्क में क्या डिफरेंस है। तो बोथ आर सेम थिंग। डिफरेंस क्या है कि गैप मिसमैच रिस्क हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, एंड जो बेसिस रिस्क है उसको हम लोग पोर्टफोलियो लेवल पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब से नेक्स्ट वाला क्या है? री इन्वेस्टमेंट। ये तो वर्ड से भी समझ में आ रहा है कि किसी ने आया 10 करोड़ का एफडी दिया, 10 साल के लिए दिया, ये 1 साल के लिए दिया, फिर अगला बार दिया, फिर अगला बार दिया, और फिर पैसा निकाल के ले गया। तो बैंक ऑलवेज एक्सेप्ट करती है कि उसके डिपॉजिटर उसके पास ढेर सारा पैसा जमा करे, रिन्यू करते रहे। लेकिन अगर रिन्यू नहीं किए किसी भी कारण से, तो फिर बैंक के पास लिक्विडिटी क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। मिला जुला के बात है कि पैसा की कमी हो जाएगा तो कौन काम करेंगे? ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना लोन देंगे, या अदर काम करेंगे। तो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है ना? ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क है। इसके पहले मुझे क्रेडिट रिस्क बतलाना था, चलिए कोई नहीं। तो क्रेडिट रिस्क भी अगेन आपको दो लेवल पे जानना है, एक ट्रांजैक्शन लेवल पे, दूसरा पोर्टफोलियो लेवल पे। एक ट्रांजैक्शन लेवल और दूसरा पोर्टफोलियो लेवल। तो जो आपका ट्रांजैक्शन लेवल पे है वो आपका ये दो तीन रिस्क है एक्चुअली: काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड डाउनग्रेड रिस्क। अब काउंटर पार्टी रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क तो एक ही हुआ, मतलब पैसा दिया अब पैसा वापस नहीं आया, काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है ना? उसने पैसा ले लिया और समय से पैसा नहीं दिया। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब बहुत दिन तक डिफॉल्टर हुआ। तो मिला मिला जुला के बात वही है कि पैसा अगर समय से नहीं आया, चाहे रिटेल बोरोवर का चाहे कॉर्पोरेट बोरोवर का, तो हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क कहेंगे। डाउनग्रेड रिस्क का मतलब हुआ कि जिस समय आप इसको लोन दे रहे थे उस समय इसका सिविल स्कोर बढ़िया था, ठीक है ना? जिस बेसिस पे आपने लोन दिया हो वो बढ़िया था, बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये कंपनी या इंडिविजुअल का स्कोरिंग गिर रहा है, तो आपको खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में मे बी वो ईएमआई नहीं दे, तो दिस इज कॉल्ड डाउनग्रेड। तो जो भी स्कोरिंग वगैरह होगा आप जरा सोच के देखिए, जिसका भी आप सिविल स्कोर चेक करेंगे, तो पोर्टफोलियो का सिविल स्कोर थोड़े चेक करेंगे। सिविल स्कोर तो किसी इंडिविजुअल का ही चेक किया जा सकता है, किसी ट्रांजैक्शन लेवल पे ही चेक किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क एंड डिफॉल्ट रिस्क है एंड डाउनग्रेड रिस्क है। ये सब किस पे है? ट्रांजैक्शन लेवल पे। पोर्टफोलियो लेवल पे ये दो रिस्क होता है: पोर्टफोलियो रिस्क एंड सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है ना? इंट्रिंसिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग इंट्रिंसिक रिस्क भी कहते हैं। तो बताया जैसे कि आप बैंक ने जो है पोर्टफोलियो तैयार किया, अलग अलग सेक्टर को देना है आपको पैसा, ठीक है ना? कंसंट्रेशन रिस्क भी होता है, एक कंसंट्रेशन एक्चुअली पोर्टफोलियो रिस्क कंसंट्रेशन रिस्क में आता है। आगे आप देखेंगे कंसंट्रेशन रिस्क। अब कंसंट्रेशन नाम से भी क्लियर है, हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं कि एक गिलास में पानी लें, लिक्विड लें और उसमें चीनी या नमक का घोलें, चीनी या नमक डालें, तो फिर घुलेगा, शुरू शुरू में घुल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन वो लगातार हम अगर डालते रहेंगे तो एक समय आएगा घुलना बंद हो जाएगा, चीनी या नमक क्या होगा उसमें घुलना बंद हो जाएगा। और उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सिचुएशन बोलेंगे, कि अब मेरा जो लिक्विड है वो क्या सेचुरेट हो गया है, अब उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो घुल सके, सेचुरेट कर गया, या उसको और क्या बोलेंगे? कंसंट्रेट कर गया, अब वो
सिचुएशन नहीं। तो यही है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप एक बहुत सारा अमाउंट किसी पार्टिकुलर सेक्टर को दे दिए, पार्टिकुलर बोरोवर को दे दिए, तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन जो है रिस्क को लेकर आता है। कंसंट्रेशन एक तो बैंकिंग बिजनेस अपने में रिस्की बिजनेस है, मैंने बिजनेस का मतलब ही है रिस्की, नॉट ओनली बैंकिंग बिजनेस, बिजनेस का मतलब ही है रिस्की। और ऊपर से आप खुद ही खतरा मोल ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को कंसंट्रेट करके। इसीलिए बोला जाता है कि पोर्टफोलियो क्या कीजिए, डाइवर्सिफाइड कीजिए। तो अलग अलग सेक्टर को लोन दीजिए, अलग अलग रिटेल सैलरीड क्लास को दीजिए, बिजनेस क्लास को दीजिए, होम लोन दीजिए, पर्सनल लोन दीजिए, क्रेडिट कार्ड दीजिए, जो देना है सो दीजिए, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कीजिए। चाहे वो आपका, आप सोचे कि आप कॉर्पोरेट का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पावर सेक्टर को ज्यादा देते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को ज्यादा देते हैं। अच्छा, फिर कंसंट्रेट वैसे भी नहीं करना है कि एक ही राज्य में दे देना है। अब इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड एंड वाइड एरिया है कि अलग अलग एरिया में भी दीजिए, राजस्थान में भी दीजिए, उत्तर प्रदेश में भी दीजिए, महाराष्ट्र में भी दीजिए, तेलंगाना में भी दीजिए। समझ में आ रहा है ना? ये पार्टिकुलर अगर स्टेट में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो अगेन आपके ईएमआई पे असर डालेगा। तो हर समय क्या करना है, डाइवर्सिफाइड करना है, कंसंट्रेट नहीं करना है। तो अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूरे पोर्टफोलियो पे रिस्क आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रिस्क। और पोर्टफोलियो में मान लेते हैं कि 2% रिस्क आता है, तो चलिए कोई बात नहीं है, इतना तो बैंक मान के चलती है, 2%, 3%, 5% ये मान के चलती है। ज्यादा हो गया तो 10%। तो ये अब खतरनाक होने लगता है। हालांकि ये जो भी यहाँ से रिस्क आया, ये मिला जुला के किसको इम्पैक्ट किया, तो लिक्विडिटी रिस्क को इम्पैक्ट किया। बट लिक्विडिटी रिस्क को इम्पैक्ट किया, ठीक है, कोई बात नहीं, लोन ले लिए दूसरे से। अब ये खतरा इतना बढ़ गया कि ना दूसरा लोन देने को तैयार है दूसरे, और ना ही मेरे पास पैसा बचा। मैंने बैंक अब चलना बंद होने के कगार पे है। समझ में आ रहा है ना? जैसे यस बैंक जो हुआ था कुछ साल पहले। तो ये प्रॉब्लम अब शिफ्ट हो जाएगा सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमिक रिस्क, इंट्रेंसिक रिस्क। और ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर देगा, पूरे बैंक को बर्बाद कर देगा, अगर कोई प्रिमेटिव एक्शन नहीं लिया जाए तो, गवर्नमेंट के द्वारा, दूसरे बैंक के द्वारा, या वाट एवर जिसके द्वारा भी। जैसा कि लेमन ब्रदर के साथ हुआ था। वो अगर कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन किसी भी, देखिए कोई भी कंट्री होता है, उसका जो मेन जो रीढ़ होता है, आप लोग भी जानते हैं, वो उसका फाइनेंशियल सेक्टर होता है, और खासकर बैंक होता है। कि बैंक के बिना तो कोई भी कंट्री चल ही नहीं सकता है। बैंक तो उसका बेसिक चीज है। आप कोई अगर बड़ी बैंक अगर समाप्त होती है, कोई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समाप्त होती है, तो कंट्री भी नहीं बचेगा, तो उसमें रिसेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट को कुछ करना होगा, ये वो बहुत सा चीज। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि वो स्थिति नहीं आए। केवाईसी आप जब करें तो बढ़िया से करें, बोगस लोन नहीं हो, बहुत सारी चीज इसीलिए वो ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना? कंप्लायंस अच्छा से आप फॉलो करें, वगैरह वगैरह। तो ये आपका क्रेडिट रिस्क हो गया। तो लिक्विडिटी रिस्क को हमने डिस्कस कर लिया, क्रेडिट रिस्क को डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद से आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क, अभी मार्केट हम बतलाने वाले भी है कि मार्केट एक्चुअली क्या है। ठीक है ना? चलिए पहले मार्केट बतलाते हैं कि मार्केट क्या है, तब उसके बाद से हम लोग बैक में आते हैं। एक्चुअली मार्केट क्या है और बैंक को मार्केट से क्या लेना देना है, समझ में आ रहा है ना? मार्केट क्या है और बैंक को मार्केट से क्या, हम लोग बैंक में मार्केट को क्यों पढ़े, ये इंपॉर्टेंस है। तो ये कहानी चेंज होता है 1991 के बाद, जिसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बिजनेस करती थी, सारा काम वही करती थी। जितने भी बैंक थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी थी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसमें से बहुत सारा बैंक, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छे अच्छे उसी के पास थी। नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, सब उसी के पास थी, नवरत्न कंपनी। समझ में आ रहा है ना?
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ढेर सारा रेवेन्यू मिलता था, बहुत सारा अर्निंग होता था। घड़ी भी वही बनाती थी, एचएमटी घड़ी। तो सारा काम ही गवर्नमेंट करती थी। अगर गलती से कोई प्राइवेट प्लेयर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या कोई काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर बहुत सा चीज इम्पोज करती थी कि भाई कितना पैसा इस पे, कितना प्रोडक्ट सेल कीजिएगा। आज मान लीजिए कि मैं कोई अगर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो गवर्नमेंट वो ये नहीं बोलती है कि आप इसका जो है ना 100 ही रुपया रखिएगा, आप 1000 रुपया रखिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? हम जीएसटी आपसे लेंगे, बस इतना ही वो बोलेगी। आपकी इसका ये पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका ये प्रोडक्ट आएगा, और इस पे जितना परसेंट, 5%, 10%, 12%, वाट एवर जो भी जीएसटी का कैटेगरी में आएगा वो जीएसटी हम लेंगे। बस यही गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन पहले तो बड़ा नियम कानून था, मतलब उसको हम लोग उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। वो इकोनॉमी क्या था मेरा, क्लोज था, कि केवल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड था। तो ज्यादा बैंक को, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था। ये बैंक गवर्नमेंट के लिए सही था, है ना? और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था, और जो बैंक का डिफिनेशन है बिना डिफिनेशन का कुछ हो ही नहीं पाएगा, कि एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैंक के पास डिफिनेशन यहाँ से जो है वो आता था पैसा, तो यहाँ से भी बैंक को प्रॉफिट होता था। और भी यहाँ पे एक कहानी होता था कि आपका 2011 तक, आपको मालूम है ना कि सेविंग अकाउंट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना मिलते थे, कुछ याद है क्या? 3.5% मिलता था। बट ये 3.5% का क्या कंडीशन था? तो आरबीआई, और ये सभी बैंक के लिए था, न कि किसी पार्टिकुलर बैंक के लिए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होता था। और आरबीआई बोलती थी कि हर एक मंथ का जो 10th डे है और जो लास्ट डे है, इसके बीच में जो मिनिमम मिनिमम जो अमाउंट होगा ना, उसी का 3.5% आपको मिलेगा। मतलब अगर 1 करोड़ रुपया सभी दिन है, ना किसी एक दिन अगर 10,000 रुपया है, तो ये 3.5% उसी में कैलकुलेट होगा। तो इसमें लॉस किसको होता था? तो कस्टमर को। तो कस्टमर के पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं था, अब बैंक में ही उसको पैसा रखना था। अपने पास तो रखता तो चोरी हो जाता ना, बैंक में ही उसको रखना था। और वो जो भी मरता ना क्या नहीं करता, कुछ ऑप्शन भी नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक में नहीं थे कि उधर कुछ होता, मतलब कहीं कुछ ऑप्शन नहीं था। तो बैंक को इधर से ही पैसा मिल जाता था, लिक्विडिटी, ढेर सारा बैंक को लिक्विडिटी यहाँ से मिलता था। और बैंक लोन बहुत कम देती थी। ये लोन वाला हिसाब किताब तो प्राइवेट सेक्टर बैंक आके जो है बताए कि यहाँ से काफी रेवेन्यू मिल रहा है। तो लोन अब जो है 15-20 साल से लोन होने लगा है, 15 साल से, ज्यादा नहीं, 15 साल से। समझ में आ रहा है ना? ये लोन होने लगा है। और जो इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट था, ये एकदम सिक्योर था, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्टमेंट करती थी। और जो कि आपको मिल जाता था, आपको 13% से 15% आराम से बैंक को यहाँ से रिटर्न, आरओआई मिल जाता था। मतलब बैंक के पास सिक्योर आरओआई बहुत जगह था, ठीक है ना? केवल एक जगह जो बैंक को दिक्कत होता था, वो जो कॉर्पोरेट लोन में दिक्कत होता है, कॉर्पोरेट लोन में दिक्कत होता है। यही तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। बाकी सब चीज सही होते हुए भी कॉर्पोरेट लोन का जो एनपीए था, यही बैंक पे असर डाला, लेकिन बाकी सब कुछ सही था, ठीक है ना? अब अब यहाँ पे इतना अच्छा सब कुछ था कि जो जो डिपॉजिटर का जो एफडी था, उसको, डिपॉजिटर को 12%, 13% वो एफडी पे रिटर्न मिलता था। तो अगर 10 लाख रुपया है किसी का बैंक में, था उस समय, मतलब तो उसी से, उसके इंटरेस्ट से पैसा से उसका घर चल रहा था, क्योंकि इन्फ्लेशन भी उतना ज्यादा नहीं था। कम पैसा में पहले क्या था कि 100 रुपया आप लेकर जाइए तो बहुत सारे सामान लेकर आइए। मुट्ठी भर पैसा, वो एक गाना भी है कि मुट्ठी भर पैसा लेकर जाइए तो
सामान, थैला भर सामान लेकर आइए। आप थैला भर पैसा लेकर जाइए तो मुट्ठी भर सामान लेकर आइए। ठीक है ना? अब ये स्थिति है, तो मतलब इन्फ्लेशन जो है काफी कम था, और जो आपको मिलता था वो ज्यादा मिलता था, तो आपका घर का खर्च चल जाता था। अब जब 1991 में जब लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, एलपीजी आया, तो अब ये 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 जो है मार्केट को लेकर चला आया, कि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी, क्योंकि बॉन्ड वगैरह पे जो सिक्योर मिलता था, बॉन्ड वगैरह पे जो सिक्योर मिलता था, अब पहले बैंक के शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट न के बराबर करती थी। समझ में आ रहा है ना? बॉन्ड में करती थी, तो मनी मार्केट में करती थी, जहां पे उसको सिक्योर मनी मिल जाता था। तो सिक्योर मनी वाला ग्राफ कैसे होगा? तो सिक्योर मनी वाला जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बात समझ रहे हैं ना? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। सिक्योर ग्राफ जो होगा ऑलवेज एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो ये अब मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गई। मार्केट ओपन में लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब लिबरेशन का मतलब अब उस समय बहुत सा चीज भी हो गया, जैसे कि उस समय अगर आप पढ़े होंगे तो उस समय इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया धीरे धीरे। 90 के दशक में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया। इसके बाद से इसके बाद से बैंकों का अर्निंग कम हो गया। गवर्नमेंट ऑफ, अब ये मैनेजमेंट पे बहुत सा पैसा लोग खा गया, तो बहुत से कंपनी बंद होने लगी। अच्छा से कारोबार बैंक का नहीं होता था, ये गवर्नमेंट का नहीं होता था। बहुत सा चीज हुआ, तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि क्या, एक समय तो ऐसा आ गया कि 7 दिन तक पेट्रोल खरीदने का, तेल खरीदने का, कच्चा तेल खरीदने का गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। तो फिर उसके बाद से वो गवर्नमेंट का के पास, जो आरबीआई के पास जो गोल्ड था, उसको फिर गिरवी रखा गया, फिर पैसा वगैरह आया। वो लंबा कहानी है। मिला जुला के एलपीजी आया कि इकोनॉमी को कैसे सही किया जाए। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करके कंसेप्ट आया कि आप प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दिया जाए। अब उसको एंट्री दिया जाए, अब वो अपना सोचेगा कैसे करना है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब भी वही हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि लाइसेंस जो परमिट राज्य पहले बोला जाता था, लाइसेंस राज्य बोला जाता था, अब उसको चेंज किया जाए। अब आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आराम से आपको लाइसेंस मिलेगा। एंड जो केवल सरकारी कंपनी जानी जाती थी, अब प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब दूसरे देश में हम लोग बिजनेस करेंगे और वो भी आके बिजनेस करेंगे। इसीलिए उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आए, और फॉरेन बैंक भी इंडिया में काम करने के लिए आए। एचएसबीसी है, बार्कले बैंक है, ठीक है, ये सब बैंक जो है इंडिया में काम करने के लिए आए। हम लोग भी, एचडीएफसी का भी ब्रांच बाहर में है, एसबीआई का भी ब्रांच बाहर में है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ब्रांच बाहर में है। तो ये सिचुएशन आपका चेंज हुआ। तो ये सिचुएशन चेंज हुआ, तो ये नया सिचुएशन क्या था? ये नया सिचुएशन आपका मार्केट था। तो पहले के सिचुएशन से ये डिफरेंट कैसे था कि इसमें जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ये क्या थे? वेरिएबल थे। इस पे जो आरओआई था, ये आपका वेरिएबल था। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट आया, ठीक है, डिफरेंट ऑफ मार्केट का इनोवेशन हुआ, और वो पहले से थे भी, तो अब उसका विस्तार हुआ। जैसे कि ऐसा बात हो रहा था कि एआई ये अचानक से आज के डेट में आ गया है। एआई तो आप चेक कीजिए एआई का हिस्ट्री, तो आज से 50 साल पहले से एआई है। ऐसा नहीं है कि आज अचानक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और मार्केट में एकदम हल्ला हो गया है, ठीक है, नहीं। बट इसका अभी 2-3 सालों से एक्चुअली, जब गूगल जेमिनाई को लेके आ गया, चैट जीपीटी आ गया, बहुत सा चीज आ गया, और सभी आप वीडियो बना सकते हैं, या और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो आम इंसान कई घंटा कई दिन लग जाएगा, वो आपको एआई जो है चंद सेकंड में, मिनटों में करके आपको दे देगा। लेकिन इसका जो एआई का जो इन्वेशन था, वो तो 50 साल पहले हो चुका था, ऐसा नहीं था। बट आज जो है बूम कर गया। तो इसीलिए मैं बताया कि वैसी बात नहीं थी कि पहले मार्केट का कंसेप्ट नहीं था, फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट नहीं था। हाँ, ये सारे मार्केट थे, जैसे कि आपका जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट ये सब पढ़ना है आप लोग को मॉडल सी में। जो मनी मार्केट थे, जो आपका कैपिटल मार्केट
थे, जो आपका फॉरेक्स था, ठीक है ना, जो आपका फॉरेक्स था, जो आपका डेरिवेटिव्स था, जो आपका रियल एस्टेट मार्केट था, रियल एस्टेट मार्केट था, तो ये सब कुछ था, पहले से भी था, बट ये उतना ज्यादा इसमें लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे कि पैसा डूब जाएगा। अब शेयर का नाम सुनते ही लोग भाग जाते थे। अब कितने लोग जो थे वो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे। आज भी, आज धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हुआ है। समझ में आ रहा है ना? आज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। बट जरा सोचिए कि आज से 20 साल के पहले म्यूचुअल फंड में कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते थे? ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करते थे। तो मार्केट था ही नहीं, क्योंकि इधर से ही आपको रिटर्न मिलता था। 12% 13% एफडी से मिल जाता था। तो अब एफडी से कितना रिटर्न मिलता है? तो 6%, 7% आपको एफडी से रिटर्न मिलता है। ठीक है ना? और एक वर्ड आता है इन्फ्लेशन। तो जो भी आपको कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये बेसिक कंसेप्ट है कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहां से जो रिटर्न मिलेगा, ये आपको एक्चुअली ग्रॉस रिटर्न मिलता है। ग्रॉस रिटर्न मिल रहा है, आरओआई मिल रहा है, ग्रॉस आरओआई। अब इसमें से आप इन्फ्लेशन को डिडक्ट कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेट आरओआई हो जाएगा, और यही आपके पॉकेट में आएगा। ग्रॉस आरओआई आपके पॉकेट में आकर भी कुछ होने को नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं कि आपने 1 साल पहले आप इन्वेस्टमेंट किया है, और 1 साल के बाद आपका जो फ्यूचर वैल्यू, जो आपका रिटर्न आया है, तो उस समय तक महंगाई उतना ही थोड़े था। महंगाई भी तो बढ़ गया। मतलब जो प्रोडक्ट आप यहाँ परचेज कर सकते हैं, वही प्रोडक्ट उतना ही आप यहाँ ही परचेज कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा परचेज कीजिएगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा परचेज कीजिएगा। दूसरी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जो है, पहले की तुलना में आज की तुलना में काफी फर्क हो गया। 6% 7% आपको मिलता है, और एवरेज इन्फ्लेशन आपको 5% माना जाता है। इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में एवरेज इन्फ्लेशन 5%। तो कितना, एक 1.5% 2% का आपको बेनिफिट होता है। किससे? बैंक से, बैंक वाले प्रोडक्ट से, मतलब फिक्स्ड वाले प्रोडक्ट से, आर वाले प्रोडक्ट से, ये आपको इसी का बेनिफिट होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली जो फिक्स आर वाई वाला जो प्रोडक्ट है, उसको आप लिक्विडिटी के लिए आप ले सकते हैं। लिक्विडिटी के लिए आप ले सकते हैं, रिटर्न के लिए नहीं ले सकते। लिक्विडिटी का मतलब कि रेडीमेड पैसा है, जब मन करे तोड़ ले, घटा के नहीं मिलेगा। एटलीस्ट जितना है उतना ही मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, घट के नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ने के लिए आपको किधर जाना होगा? तो ये सारा मार्केट, कि अब जो पहले जो 11-12% जो इधर मिलता था, अब यही शिफ्ट हो गया मार्केट में। अब ये मार्केट में शिफ्ट, अब 11% 12% अब ये मार्केट में मिलेगा। 12% या उससे ज्यादा, 13% 20% ये मार्केट में मिलेगा, 50% ये आपको मार्केट में मिलेगा। क्यों मिलेगा मार्केट में? ये भी क्वेश्चन है। तो बताए ना कि पहले सारा काम गवर्नमेंट करती थी, अब ये जो जो काम गवर्नमेंट करती थी, वो अब मार्केट को दे दी, मतलब प्राइवेट हाथों में दे दी। भाई घड़ी हम नहीं बनाएंगे, हम बंद कर दिए अपना घड़ी बनाना। अब सोनाटा घड़ी बनाएगा, टाटा टाइटन घड़ी बनाएगा, तो वो अपना शेयर निकालेगा। तो पहले हम शेयर हम निकालते थे, बॉन्ड हम निकालते थे, तो हम डिसाइड करते थे। अब मार्केट में वो शेयर आएगा, वो बॉन्ड आएगा, तो मार्केट डिसाइड करेगी। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट का बॉन्ड का रेट भी कम हो गया, बैंक का फिक्स इनकम रिड्यूस कर गया, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर गया। क्लियर ना? बैंक का फिक्स इनकम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर गया, तो बैंक एफडीआरडी पे जो है इंटरेस्ट देना कम कर दी। बैंक का जो फिक्स यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था, ये आपका कम हो गया। तो अब एक तरफ एनपीए बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ इनकम रिड्यूस हो रहा था। तो इसीलिए जो बैंक का जो डिफिनेशन है, जो पहले सिक्योर में लगाती थी, अब ये मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गई। मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे क्या है? मार्केट रिस्क, कि यहाँ से आपको रिटर्न तो मिलेगा, आरओआई यहाँ से आपको 10% से ऊपर मिल जाएगा, बट साथ में आपको वेरियस टाइप ऑफ मार्केट रिस्क भी झेलना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था। पहले भी मनी मार्केट था, कैपिटल था, फॉरेक्स था,
डेरिवेटिव्स था, रिटेल था, सब कुछ था, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ता था। अब आप आज के डेट में अगर आपको नहीं लीजिएगा तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? वेरियस टाइप ऑफ वर्क कैसे कर पाइएगा? क्योंकि बैंक इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके पास जो प्रॉफिट आता है वो यही काम करके आता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए अब मार्केट रिस्क के रूप में आपको ये सारे फॉरेक्स रिस्क, प्राइस रिस्क, लिक्विडेशन रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, ये सब झेलना है। ठीक है ना? तो फॉरेक्स रिस्क तो जब फॉरेक्स वाला काम आप करते हैं तो उसमें देखिए ना, पहले भी आपका फॉरेक्स था और फॉरेक्स को आरबीआई डील करती है और फेमा एक्ट के तहत पहले करती थी। बट जब अब मार्केट ओपन हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफी बढ़ गए, फॉरेक्स का काफी जो है हायर लेवल पे आपका एक्सचेंज होने लगा। तो फिर फेरा जो है फेमा में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वहां भी हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो धीरे धीरे करके अपना इकोनॉमी क्या हुआ, ओपन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो वहां से भी जो रिटर्न आता था वो अब फॉरेक्स अब ज्यादा आता है, तो ज्यादा आता है तो रिस्क भी होता है। तो फॉरेक्स के बिजनेस में जो आता है रिस्क, वो आपको फॉरेक्स रिस्क कहा जाएगा। प्राइस रिस्क, एक्चुअली प्राइस कहीं भी आपका अप्लाई हो सकता है, प्राइस तो कहीं से ही मिलेगा। रिस्क का मतलब कि जो बैंक का जो प्रोडक्ट था, जो फिक्स वाला जो प्रोडक्ट था, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं था, उसका जो आरओआई था वो आपका फिक्स था। लेकिन जो मार्केट का जो प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है ना, जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसमें क्या है, फ्लक्चुएशन है। उसका कोई भी प्रोडक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये आपको वेरिएबल मिलेगा। अब ये कितना वेरिएबल मिलेगा ये तो डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो प्राइस, ये क्या हुआ, प्राइस अप, प्राइस डाउन, प्राइस रिस्क। बट लॉन्ग टर्म में फायदा ही होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट खराब है, खराब रहता तो बैंक उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो बैंक के पास अब बैंक के पास या किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है कि मार्केट की तरफ ना देखें। अगर आप मार्केट की तरफ नहीं देखिएगा, फिक्स वाले रिटर्न में पैसा रखिएगा, तो केवल आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए मार्केट की तरफ देखना ही होगा। तो ये सब झेलना भी है, देखना भी है। लिक्विडेशन रिस्क का मतलब क्या हुआ कि कि आप जैसे कि मान लीजिए कि डाउन गया, प्रोडक्ट डाउन गया, समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि स्थिति की ये डाउन अनएक्सपेक्टेड गया, मतलब इस तरह का डाउन गया, जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा डाउन गया। तो ये भी आपको मालूम है कि आने वाले 6 मंथ में, 3 मंथ में, साल भर में वो अप होगा, बट अभी डाउन है। तो वहां पर पैसा हम होल्डिंग कर लेते हैं। अगर हम पैसा को निकाल लेंगे तो मुझे हो सकता है कि ज्यादा का लॉस हो जाए। तो लिक्विडेशन रिस्क यहाँ पे आ सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लिक्विडिटी में कन्वर्ट अगर नहीं कर पाए तो इसके क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन रिस्क। और यहाँ पर लिक्विडेशन रिस्क है और यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क भी है। ये लिक्विडिटी रिस्क का पीछा नहीं छूटने वाला है, पैसा ही इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी रिस्क तो यहाँ पे जो है ना, ये एक्चुअली मार्केट, यहाँ पे जो लिक्विडिटी रिस्क है और यहाँ पे जो लिक्विडिटी रिस्क है, उससे फर्क यही है, यहाँ जो लिक्विडिटी रिस्क है ना, ये बैंक लिक्विडिटी रिस्क है कि अगर बैंक में पैसा की कमी है तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। बाय डिफॉल्ट लिक्विडिटी रिस्क हम लोग उसी को जानते हैं। लेकिन अगर मार्केट में पैसा की कमी है किसी भी चीज के चलते, तो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, समझ में आ रहा है ना, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय हुआ था, डिमोनेटाइजेशन के समय जो है मोदी जी आके बंद कर दिए रात रात पैसा। अब आप अगर कोई सामान खरीदने बेचने जाइए तो हाथ में पैसा नहीं था। अब उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतना चलता नहीं था, या फिर और भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, दिस इज कॉल्ड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है ना? लिक्विडेशन रिस्क का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको पैसा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में पैसा की कमी है। यील्ड कर्व रिस्क जो है वो स्पेशली बॉन्ड में आता है। तो जब हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे तो ये यील्ड कर्व रिस्क पढ़ेंगे, यील्ड कर्व रिस्क बॉन्ड में आता है। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या होता है? एम्बेडेड ऑप्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बीच में ब्रेक कर देना, इन द मिडिल ऑफ द टर्म उसको ब्रेक कर देना। ठीक है? अब जैसे कि मान लिया कि लोन आपने 20 साल के लिए होम लोन दिया है, 5 साल के बाद वो जो है ना वो
टोटल आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको देने के लिए आ जाए। ईएमआई दे रहा था और अचानक से वो बोला कि हम इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको आगे का ये इंटरेस्ट का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो बैंक को जो है ना, बैंक भी ये नहीं चाहती है कि तुरंत उसको ईएमआई मिल जाए, वो चाहती है कि कंप्लीट लोन तुरंत मिल जाए, वो ये नहीं चाहती है, बोलते हैं ईएमआई आप देते रहिए, खुश रहिए। समझ में आ रहा है ना? एफडी भी आरडी भी आप अगर आप बीच में ब्रेक कर दिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो एक्चुअली एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क आपको कहीं भी मिलता है, या मिडिल ऑफ द टर्म आप ब्रेक करते हैं, देखेंगे इसको आप मार्केट रिस्क में। ठीक है, तो सारा रिस्क हमने बता दिया। अगेन ये एक ऑपरेशन रिस्क आपको बाकी है। ऑपरेशन रिस्क में आप अलग अलग कारणों से, फ्रॉड के चलते, कम्युनिकेशन के चलते, डॉक्यूमेंटेशन के चलते, कंप्लायंस के चलते, ट्रांजेक्शन, लीगल, रेगुलेटरी रिस्क। तो आज अभी हम एक क्वेश्चन पेपर भेजने जा रहे हैं, और आप इसको डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क आप देखिएगा। तो मार्केट क्या है, तो मार्केट वही डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको प्रॉफिट लेकर आना है। पहले से जो आपको सिक्योर प्रॉफिट मिल रहा था, अब वो आपका अनसिक्योर हो गया। अब इसको आपको एनालिसिस करना है, बहुत सारे मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टूल है, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसको। और क्या आज का क्लास आप लोग को समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम बतलाइए। आया सर समझ में, अच्छा था।